नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति अब भयावह होती जा रही है। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 282 नए मामले मिले और संक्रमण दर 13% से ज्यादा रही। राहत की बात हालांकि यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 1180 हो गई है। देहरादून में सबसे अधिक 727, जबकि नैनीताल में 198 और हरिद्वार में 50 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी और सरकारी लैब से पिछले 24 घंटे में 2156 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 1874 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में सबसे अधिक 137 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले ही सभी जिले के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। इन निर्देश में स्वास्थ्य सचिव ने साफ कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के फिर से महामारी के रूप लेने से पहले सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी से 8 बिंदुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति, जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार का लगातार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों में आम जनमानस को सामाजिक दूरी का अनुपालन करना, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने को लेकर जागरूक किया जाए। कोविड-19 के टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाएं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। में कोरोना के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य अभी देहरादून हो गया है। तो क्यों बढ़ रहा है और क्या एहतियात के तर्ज पर रखें? देखिए, देहरादून में केस ज़्यादा बढ़ने की वजह ये भी है कि हमने फिर से जो भी हमारे सर्दी जुकाम बुखार या गले की तकलीफ़ वाले केसेस हैं, उनको हमने आरटीपीसीआर टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिटेक्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग की वजह से ज़्यादा केसेस हमें मालूम पड़ रहे हैं। केस तो बढ़ ही गए, सब जगह बढ़ गए, लेकिन वो बहुत माइल्ड टाइप के हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश में भीग गए या हमने कोई ठंडा पानी पी लिया, गले में कुछ खराश हो गई, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा ली, लेकिन वो अगर हम जब उनके टेस्ट करा रहे हैं तो वो हमें पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसकी वजह ये है, सिंपल सी बात है कि लोगों ने बहुत लापरवाही शुरू कर दी है। जो उसके प्रिकॉशन, जो प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं, उस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। हमारी आपके माध्यम से सबसे ये अपील है कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, हाथ बार बार साफ करें, सफाई का ध्यान रखें। और चौथी बात ये, जो अभी हमारे पास चौथी चीज़ उपलब्ध है कि हर आदमी वैक्सीन लगाए। वो सेकंड थर्ड डोज लगाने के बाद बूस्टर भी लगाए, ताकि कम से कम अगर कोई इन्फेक्शन है या हल्का फुल्का अटैक होता है तो वो रिकवरेबल है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी से बीमार हैं, डायबिटीज हैं, ब्लड प्रेशर है, स्किन डिसीज है, हार्ट डिसीज है, लीवर की बीमारियां हैं, वो बिल्कुल कोताही न बरतें और अपना ध्यान रखें और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखें। तो कम से इन केसेस में हम रोक सकते हैं, वरना ऐसे ये साइलेंट केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अगर वो किसी डॉक्टर से मिलते हैं, ख़ास तौर पे दून अस्पताल में या सरकारी अस्पतालों में, तो हम उनका जो टेस्ट करा रहे हैं तो डिटेक्ट हो रहे हैं, और वरना वो अननोटिस घूम रहे हैं और वो फैलाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से ये केसेस कई ऐसे हैं, अगर ये हमें दिन भर में हम अगर 100 केसेस भी देख रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 300-400 केस ऐसे होंगे जो अनडिटेक्टेड चले जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये ज़रूरी है कि वो लोग अपना ध्यान रखें और सर्दी जुकाम बुखार में भी अगर कहीं है तो वो टेस्ट कराएं और प्रिकॉशन रखें। एक घर में अगर वायरल फीवर हो रहा है सर्दी जुकाम के मारे, तो वो ये ना समझें कि ये जो है मामूली बुखार है, उसमें टेस्ट कराएं। और ज़्यादातर ये टेस्ट कराने में पॉजिटिव केस निकल के आ रहे हैं और वो विदिन 5 डेज 7 डेज वो ठीक हो
तो उत्तराखंड में कोरोना केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को कोरोना के 282 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को देहरादून में 137 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की जो स्थिति है उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। मंगलवार का ये आंकड़ा है। नैनीताल में कोविड के 35 मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 18 मामले कोरोना के नए दर्ज किए गए हैं। मंगलवार का ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आप इस समय देख रहे हैं। बात बागेश्वर जिले की करें तो यहाँ पर एक केस जो है कोरोना का नया दर्ज किया गया है। हरिद्वार में मंगलवार को 22 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पौड़ी की बात करें तो यहाँ 3 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। मंगलवार का ये आंकड़ा है। लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 2 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 13 जिलों की स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंगलवार को टिहरी में 19 नए कोरोना के मामले सामने आए। यूएस नगर में 32 नए केस दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड से ये तमाम जानकारी। उत्तरकाशी में 13 नए मामले कोरोना के मंगलवार को दर्ज किए गए हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 2699 सैंपल जांच के लिए कोविड के भेजे गए हैं। 1874 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है। मामले उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहे हैं और उत्तराखंड में कोविड के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। और कोरोना के मसलों पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ज्योत्सना झा इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, डेंटल सर्जन, और डॉक्टर संजीव कुमार झा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन है दून हॉस्पिटल से। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। डॉक्टर संजीव, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अब अस्पतालों में किस तरह की तैयारी की जा रही है? डॉक्टर संजीव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर संजीव तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति अब भयावह होती जा रही है। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 282 नए मामले मिले और संक्रमण दर 13% रही है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 1180 हो गई है। देहरादून में सबसे अधिक 727, जबकि नैनीताल में 198 और हरिद्वार में 50 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी और सरकारी लैब से पिछले 24 घंटे में 2156 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 1874 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में सबसे अधिक 137 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले ही सभी जिले के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। इन निर्देश में स्वास्थ्य सचिव ने साफ कहा कि कोविड-19 संक्रमण के फिर से महामारी के रूप लेने से पहले सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी से 8 बिंदुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाएं बनाने के अभी से निर्देश जारी किए हैं। चलिए, उत्तराखंड के महासंग्राम में अपने मुद्दे का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से एक बार फिर से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ज्योत्सना झा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है और इनके अलावा डॉक्टर संजीव कुमार झा भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर संजीव, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में कोरोना के केस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में सावधानियां क्या बरतें? इसके अलावा अस्पतालों में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने का काम इस समय किया जा रहा है? जी, अभी रिसेंट एडवांसेस में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो हमें कोविड गाइडलाइंस दिए गए थे उसका समुचित अनुपालन नहीं हो पाने की वजह से ये ज़्यादातर मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क एक जरूरी उपाय है कोविड से लड़ने के लिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमें हैंड सैनिटाइजेशन के साथ साथ
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर भी जोर देना पड़ेगा। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपस में शेयर ना करें। जो चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं जैसे डोर हैंडल्स, नॉब, जो नल के हैंडल्स हैं, इन चीज़ों को सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आती है जिससे अगर हम उनको सैनिटाइज करेंगे तो ये हमें डिसइंफेक्शन से बचाएंगे। इसके अलावा जो पर्सनल यूज की चीज़ें हैं जैसे टूथब्रश, टॉवेल इत्यादि चीज़ों को भी आपस में शेयर ना करें। हॉस्पिटल्स में अभी तक इतने गंभीर केसेस नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि ये कोरोना के केसेस हैं तो ऑब्वियसली अगर गंभीर केसेस आते हैं तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होना और आईसीयू बेड की निहायत जरूरत पड़ेगी और इसकी सरकार आगे व्यवस्था करने में लगी हुई है। डॉक्टर ज्योत्सना, बच्चों के लिए किस तरीके से सावधानी बरती जाए? हालांकि शुरुआत से WHO भी ये बात कह रहा था कि अब हमें इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। क्या आपको लग रहा है कि हमारा देश और खासकर उत्तराखंड इस बीमारी के साथ जीना सीख चुका है और बच्चों के लिए क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं? डॉक्टर ज्योत्सना, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या आप दोबारा पूछ सकते हैं? डॉक्टर ज्योत्सना, मेरा सवाल ये था कि बच्चों के लिए किस तरीके से विशेष सावधानियां बरती जाएं और दूसरी बात ये कि WHO ने पहले ही कहा था कि इस महामारी के साथ अब सभी को जीना सीखना होगा। तो आपको वाकई में लग रहा है कि हमारा देश और प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बीमारी के साथ जीना सीख चुके हैं या अभी भी खतरे की घंटी बरकरार है? जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे वेव में कोरोना से बहुत हमें जान माल के नुकसान हुआ और जैसे जी। फोर्थ वेव और ओमिक्रॉन आया, सबने देखा कि ये इतना डेंजरस नहीं है और इसमें डेथ रेट्स भी कम थे। तो धीरे धीरे इसमें लोग रिलैक्स होने लगे और पहले जो कोविड गाइडलाइंस का ये पालन करते थे, जैसे कि ये मास्क पहनना अनिवार्य होता था, धीरे धीरे लोगों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन तो कॉमन कोल्ड के जैसे ही सिम्टम्स थे, तो लोगों ने इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया। जी। और स्पेशली बच्चों में भी, आप सभी जानते हैं कि समर वेकेशन के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और स्कूल में उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है क्योंकि अभी यही पॉपुलेशन है जो अनवैक्सीनेटेड है। जी। बाकी एडल्ट पॉपुलेशन और एल्डरली पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो छोटे बच्चों की जो ग्रुप है वो मोस्टली अनवैक्सीनेटेड है। तो उन बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ये अच्छी तरह से शिक्षा दें कि उन्हें हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन, कैसे उन्हें अपने फेस को टच नहीं करना है बार बार, फेस को टच करने से पहले हमेशा हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। अगर किसी से विदाउट मास्क बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें इस महामारी के साथ जीने की आदत डालनी होगी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस हर साल नए नए वेरिएंट के रूप में आ रहा है और ऑल्दो मोस्टली पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, ये नए नए रूप में आता ही रहेगा। पहले की तरह घातक नहीं, बहुत ही माइल्डर फॉर्म में आएगा, लेकिन ये आता रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रिकॉशंस ले, क्योंकि जो सिम्टम्स है वो उतने फर्स्ट और सेकेंड वेव के तरह इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स है जी, जैसे कि पोस्ट कोविड वीकनेस, फटीग, ये सारी चीजें ये रहेगी। और कोरोना वायरस जो है वो ना सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम और इन सब सारी चीजों के होने का डर रहता है। तो क्योंकि बच्चे हमारे मोस्टली जो छोटे एज ग्रुप के हैं, अनवैक्सीनेटेड है, तो उनके लिए हमें स्पेशली ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ठीक है। डॉक्टर संजीव, बूस्टर डोज को लेकर अभी लोगों में ज्यादा उत्सुकता नजर नहीं आ रही है, बूस्टर डोज की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, उसकी कोई खास वजह मान रहे हैं आप? लोग जो प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद काफी रिलैक्स हो गए हैं, उन्हें लगता है कि इसके बाद हमें और वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है।
जी। जबकि हमें समझना चाहिए कि आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद हमारी जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो डाउन हो जाती है और उसे दोबारा जगाने के लिए, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। तो अवश्य ही जो सिक हैं या जो 50 ईयर एबव हैं या फिर जिनको किसी तरह की परेशानियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज है या किसी तरह की एलिमेंट से वो चल रहे हैं, जैसे कि किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ऐसे लोगों को जरूर से अपने बूस्टर डोज लगवाने चाहिए ताकि उनके अंदर एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स वापस से बढ़ जाए और वो वापस कोविड के साथ अच्छे से फाइट कर सकें। जी, बूस्टर डोज वैसे बढ़ नहीं पा रही है, उसके लिए क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से, मैं दून अस्पताल की अगर बात करूं तो क्या दून अस्पताल की तरफ से कोई खास कोशिशें की जा रही हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है कि आप आइए और बूस्टर डोज लगवाइए? और एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी भी इतनी दूसरी और तीसरी लहर में हमारे यहाँ तबाही देखने को नहीं मिली, क्या उसकी बड़ी वजह यही थी कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए थे, वैक्सीनेशन बहुत सही ढंग से हमारे देश में हुआ? जी, अगर देखा जाए तो पूरे देश की तुलना में उत्तराखंड में सबसे अधिक वैक्सीन कवरेज किया गया था और काफी जल्दी इसको कवर किया गया था। सरकार की तरफ से आप देखेंगे कि लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं, इवन बूस्टर डोज के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप कृपया करके सेंटर्स में आए और अपना बूस्टर डोज लगवाएं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इस बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वो अपने नजदीकी उन अस्पतालों में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा टैग किए गए हैं उनमें जाके अपना बूस्टर डोज कंप्लीट करवा सकते हैं। तो यस, लोगों को आगे आना चाहिए और अपने बूस्टर डोज जरूर से लगवानी चाहिए। जैसे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये बूस्टर डोज उनके लिए एक अहम कहें तो रामबाण साबित हो सकता है। मास्क पहनना सर लोगों ने बंद कर दिया है क्योंकि सबको लगता है कि बहुत खांसी जुकाम ही है, वो समझ भी नहीं पाते हैं कि वो कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। मास्क पहनना लोग पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं, ये कितना गलत है? और वाकई में क्या सरकार को अब आगे आना चाहिए कि आप मास्क पहनना कंपलसरी करें? जी, अब देखेंगे बाजारों में लोगों ने काफी भीड़ लगाना शुरू कर दिया है और मास्क का तो प्रचलन लगभग बंद सा ही हो गया है, जबकि हमें पता है कि सबसे प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है वो मास्क ही देता है। अगर सामने वाले जिसको कोविड हो रखा है और आप भी मास्क लगाते हैं तो कोविड का ट्रांसमिशन लगभग 90% से 95% तक आप रोक सकते हैं। जी। तो मास्क तो अवश्य लगाना चाहिए, मास्क की तो निहायत ही जरूरत है। कम से कम ट्रिपल लेयर की जो सर्जिकल मास्क होती है उसको जरूर अपनाएं। जिनको कोविड हो रखा है उन्हें एटलीस्ट N95 यूज करना चाहिए जब तक कि वो संक्रमण वाले फेज से बाहर नहीं आ जाते हैं। इसके अलावा जब तक जरूरत ना हो बाजारों की तरफ रुख ना करें, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें तो बिल्कुल भी ना जाएं और हो सके तो कम से कम 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी तो जरूर बना के रखें। और दुकानदारों को भी इस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए ताकि जो पब्लिक उनके दुकानों पे आ रहे हैं वो इस चीज को पालन कर सकें, या तो वहाँ गोले बनाएं या फिर किसी तरह का चिन्ह लगाएं ताकि लोग इतने डिस्टेंस पे खड़े हो सकें। तो मास्क को प्रमोट करने के लिए तो सारे उपाय करने ही चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योत्सना, अभी कोविड का कौन सा वेरिएंट फैल रहा है जो लोगों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? देखिए, अभी मिक्स्ड वेरिएंट्स आ रहे हैं क्योंकि मोस्टली ओमिक्रॉन था, फिर बीटा भी कुछ केसेस में देखा गया है कि बीटा वेरिएंट भी वापस आ रहे हैं। तो ये वेरिएंट्स जो है मिक्स्ड आ रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड है जी, इसीलिए इसका कोरोना का प्रभाव जो है उतना ज्यादा घातक नहीं है। 12 साल से कम बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। और कब तक इसे शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कोविड चल ही रहा है बीच, बस ये है कि कभी इसकी लहर बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो बच्चों को वैक्सीनेटेड करना इस समय कितना जरूरी है? जी हाँ, ये बात तो सही है कि सिर्फ यही पॉपुलेशन है बच्चों का जो अभी सारे पॉपुलेशन में अनवैक्सीनेटेड है और यही अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और सरकार भी इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है और वो भी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जो बच्चों के लिए वैक्सीन है वो तैयार कर सके और उनको मास स्केल पे
जैसे एडल्ट को मास लेवल पे वैक्सीनेट किया गया, वैसे बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है डॉक्टर संजीव, वजह क्या है? हम देखते हैं कि अगर एक साल की हम बात करें तो कभी कोविड का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाता है और फिर एकदम से हाइक पकड़ता है, तो इसकी वजह क्या है कि एकदम से मामले इतने ज्यादा आने कैसे शुरू हो जाते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मली जो नए वेरिएंट होते हैं वो दूसरे कंट्रीज से अराइज होते हैं। जैसे ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से आया था, और इससे पहले जो बीटा वेरिएंट थे वो नॉर्मली इंग्लैंड से या फिर स्पेन से या इटली से आए थे। तो और नॉर्मल 8 से 9 महीने जाते जाते हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है वो स्लो डाउन होने लगता है और ग्रेजुअली काफी कम हो जाता है। तो न्यू वेरिएंट के आने की वजह से एवं जो हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है उसके कम होने की वजह से ये नया सर्ज देखने को मिलता है। बट अच्छी बात यह है क्योंकि हम सभी ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हैं, तो जो फर्टिलिटी है उसे देखने की काफी कम हो गई, फर्टिलिटीज काफी कम हो गई हैं। मोस्टली जो भी केसेस हो रहे हैं वो माइल्डर फॉर्म में ही आ रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम, थ्रोट इरिटेशन, बुखार होना, थोड़ा बहुत सर में दर्द होना, जो कि 5 से 7 दिन रेस्ट लेने के साथ घर में आराम करने पे ही अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है अभी फिलहाल कोरोना के साथ। गंभीर केसेस अभी कम ही आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या फिर वेंटिलेटर पर ले जाना पड़े मरीज को? हाँ जी बिल्कुल। सर, अभी कोविड के साथ साथ मंकी पॉक्स के मामले भी धीरे धीरे हमारे देश में आना शुरू हो गए हैं, तो ये एक दोहरी चुनौती आप मान रहे हैं कि कोविड के साथ साथ अब डॉक्टर्स को और सरकारों को मंकी पॉक्स से भी बचाव करना होगा अपनी जनता का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंकी पॉक्स के साथ अच्छी बात यह है कि वह कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति के जो स्राव हैं, जो उसके फर्स्ट डिस्चार्जेस हैं, जो डिस्चार्जेस उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी वो फैलेगा, इसलिए उसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफी कम है। तो लोगों को ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग उनके घर में आ रहे हैं या बाहर से कोई आ रहा है या आप बाहर किसी से मिल रहे हैं तो पहली चीज तो हाथ ना मिलाएं। अगर जरूरत ही है तो हैंड को सैनिटाइज जरूर करें। आपके घर में कोई आ रहा है, अगर कोई हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट आ रहे हैं जो आपके घर की सहायता के लिए आते हैं तो उनको हैंड सैनिटाइज के लिए जरूर प्रेरित करें या फिर हाथ उनसे धुलवाएं। अगर किसी व्यक्ति में आपको ये लक्षण दिखता है कि उसमें बड़े बड़े धापर या फिर बड़े बड़े चक्के बन रहे हैं शरीर में या फिर बड़े बड़े दाने उभर के आ रहे हैं पानी से भरे हुए, तो उन्हें या तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं या फिर सरकार को द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है उस पर सूचना देकर उनको होम आइसोलेशन के लिए जरूर प्रेरित करें। डॉक्टर ज्योत्सना, अभी भी कोविड के जो पेशेंट है जो अपना इलाज करा चुके हैं उनमें पोस्ट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बाद में और किस तरह की परेशानियां हो रही हैं अभी भी? हाँ जी, जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट्स में पोस्ट कोविड बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो गया था, तो उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसका असर काफी सारे ऑर्गन्स पे देखने को मिला है। जैसे कि इसका असर किडनी पे पड़ रहा है, हार्ट पे पड़ रहा है और ब्रेन पे भी कर रहा है जी। तो ये नहीं है कि कोविड से रिकवर होने के बाद पर्सन टोटली रिकवर्ड हो गया है। इसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन्स पे काफी समय तक रहता है। और उसके लिए क्या किया जाए? अगर ऐसा कोई लक्षण नजर भी आ रहा है तो क्या उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है? नहीं, उसका ट्रीटमेंट तो जिस ऑर्गन से रिलेटेड है, सपोज अगर रीनल फेलियर या किडनी से रिलेटेड कोई है तो उसके लिए जो नॉर्मल दवाइयां होती हैं वही होगी। तो जिस ऑर्गन से आपने बताया, आपसे हम प्रेग्नेंट विमेन जो हैं उनके लिए भी सजेशंस चाहेंगे कि वो किस तरीके से सावधानियां बरतें। हाँ जी, मोस्टली ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट विमेन में भी जो कोविड पॉजिटिव थी, तो बहुत लक की बात ये है कि उनके बच्चे जो पैदा हुए थे वो अधिकतर केसेस में कोविड नेगेटिव थे और अगर हुए भी थे कोविड पॉजिटिव तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे जी। बट फिर भी क्योंकि कोविड के दूसरे साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी है, तो स्पेशली अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उन्हें स्पेशली
ध्यान रखना चाहिए और स्ट्रिक्टली जो कोविड के गाइडलाइंस है जैसे कि मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़ भाड़ जगहों से बच के रहना, इन सारी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में ANB न्यूज़ भी आप सभी लोगों से यही अपील करता है कि सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है उन गाइडलाइन का सही ढंग से पालन करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।